इस वीडियो में क्लास 10 एसएसटी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चन है जहां से 25 फरवरी यानी कल का जो पेपर आपका आने वाला है, उस पेपर में सारे क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि एक प्रकार का पेपर लीक है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल भी आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ, वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपसे गुजारिश है, इल्तिजा रिक्वेस्ट है, तो अगर सोशल साइंस में 80 में से 80 नंबर लाना चाहते तो इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से व्यापारी वर्ग के संबंध का वर्णन कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन से व्यापारिक वर्ग के संबंध का वर्णन कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगर हम बात करें तो कारण क्या था, उसका उद्देश्य क्या है, तो औपनिवेशिक नीतियों से व्यवसाय में रुकावटें आती थी और अतः व्यापारी विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा और रुपया जो है स्टार्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे। वे स्वराज में औपनिवेशिक पाबंदियों के बिना व्यवसाय करने की स्वतंत्रता की भी आशा रखते थे और व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की का भी गठन किया। दूसरा क्या गतिविधियाँ थी उनकी कि पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और जीडी बिरला जैसे उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और उन्होंने प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी समर्थन किया था। तो ये सवाल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बेसिक क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, कब शुरू किया गया, असहयोग आंदोलन क्या है, कब शुरू किया गया, इस टाइप के क्वेश्चन आप हमेशा करते आए हैं। सो ये वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार भी कर दिया। अधिकतर व्यवसायियों के अनुसार स्वराज में कारोबार पर पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार व उद्योग उन्नति करेंगे। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि गोलमेज सम्मेलन की असफलता के पश्चात उनका उत्साह कम हो गया क्योंकि उनको भय था कि लंबी अशांति और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से उनकी हानि भी होगी। तो ये व्यवसायी वर्ग का स्थिति थी। अगला है कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, अथवा किस प्रकार 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का बाल्कन प्रदेश था और किन्हीं 4 बिंदुओं द्वारा व्याख्या करें। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। यूरोप में 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्र में बनी विस्फोटक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो बाल्कन प्रदेश में तनाव का क्या था, तो 1871 के पश्चात जो है बाल्कन प्रदेश में यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का मुख्य स्रोत था। इस क्षेत्र में मुख्यतः कौन कौन से देश आते हैं, इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवानिया और सर्बिया और मॉन्टेनिग्रो आदि प्रदेश शामिल थे। और इस क्षेत्र के निवासियों को स्लाव कहकर पुकारा जाता था और बाल्कन क्षेत्र अधिकतर हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। और इस क्षेत्र में तनाव के जो कारण थे वो क्या था, पहला, ऑटोमन साम्राज्य अत्यधिक जो है कमज़ोर हो चुका था। दूसरा, साम्राज्य के अधीन राष्ट्रों में राष्ट्रवाद की भावना दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही थी, इसलिए वे स्वतंत्रता की कामना करने लगे थे। उन्होंने अपने अपने इतिहास द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, परंतु बाद में विदेशी शक्तियों उन्होंने अपने अधीन कर लिया, अतः उन्हें स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। सभी बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और प्रत्येक राज्य अपने लिए अधिक से अधिक प्रदेश हथियाना चाहता था। फलस्वरूप उनके बीच जो है गहरा तनाव मौजूद था, व्याप्त था। ठीक है, बाल्कन क्षेत्र में यूरोपीय शक्तियों की प्रतिस्पर्धा के कारण यह तनाव और अधिक गहराता गया और रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि सभी देशों ने ऑटोमन साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर वहां अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया। फलस्वरूप बाल्कन क्षेत्र में कई युद्ध हुए और इन युद्धों ने प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका भी तैयार की। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस 1815 द्वारा स्थापित नई व्यवस्था के क्या दोष थे। तो वियना कांग्रेस द्वारा स्थापित नई व्यवस्था के दोष क्या थे, तो पहला दोष था निरंकुश सरकारें। तो नई शासन व्यवस्था निरंकुश थी, वे अपनी आलोचना और अपनी बात के उपेक्षा को सहन नहीं करती थी। उन्हें निरंकुश सरकारों की वैधता को
चुनौती देने वाले प्रत्येक गति का दमन करने का भी प्रयास किया था। इसी प्रकार से कठोर सेंसरशिप उनके द्वारा लागू किया गया। तो निरंकुश सरकारों ने फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता अथवा मुक्ति के विचार का दमन करने के लिए सेंसरशिप के कठोर नियम बनाए। तीसरा था उदारवादियों की प्रतिक्रिया। तो उदारवादी दमन के इस वातावरण में फ्रांसीसी क्रांति से लगातार प्रेरणा पाते रहे और वे नई रूढ़िवादी व्यवस्था की रचना करने से नहीं चूके और प्रेस की आज़ादी की मांग उठाते रहे। तो ये 3 बहुत बड़ा परिवर्तन था। राष्ट्रीय पहचान के निर्मित होने में भाषा के महत्व की चर्चा करें और उसके लिए उदाहरण भी देना है। तो राष्ट्रीय पहचान के लिए भाषा किस प्रकार भूमिका निभाती है, तो ये क्वेश्चन जो भी आपको कवर करके चलना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो ये सभी चीज़ें आपको कवर करके चलनी है। इसी प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेशों में साम्राज्यवाद विरोधी लहर की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रवाद को किस प्रकार बल मिला, तो 19वीं शताब्दी में यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियों ने अनेक देशों का उपनिवेशीकरण किया था और प्रथम विश्व युद्ध के बाद इन उपनिवेशों में साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध होने लगा। लगभग सभी उपनिवेशों में साम्राज्य विरोधी आंदोलनों का उदय एवं विकास हुआ और इन आंदोलनों का स्वरूप राष्ट्रवादी था, क्योंकि वे एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे। वे स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। भले ही हर जगह राष्ट्रवाद का स्वरूप एक जैसा नहीं था, तो भी समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित करने का विचार हर जगह मौजूद था। इटली के एकीकरण में मेसिनी का क्या योगदान है, इस क्वेश्चन को आपको करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि जर्मनी के एकीकरण, इटली के एकीकरण से क्वेश्चन आपने पहले ही कवर किया हुआ है। तो ये इटली के एकीकरण में मेसिनी का योगदान क्या रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको कवर करना है। तो मेसिनी के बारे में आप पहले ही हमने आपको बता रखा है कि मेसिनी क्या है। जोसेफ मेसिनी इटली के महान क्रांतिकारी था और वह एक कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का सदस्य भी था। बाद में उसे वहाँ इटली से निकाल दिया गया और उसने यंग यूरोप और यंग इटली के नामक 2 संगठन भी बनाए थे। तो ये चीज़ें आपको कवर करनी है जोसेफ मेसिनी के द्वारा। स्वतंत्र इटली के एकीकरण करना, एकीकरण के पश्चात देशों में गणतंत्र की स्थापना, गणतंत्र इटली का अपना संविधान, ये कौन चाहता था, ये चाहता जोसेफ मेसिनी। इसी प्रकार से गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह विचार की व्याख्या कीजिए। तो गांधी जी के सत्याग्रह विचार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी के सहयोग आंदोलन, रोलट सत्याग्रह, दांडी यात्रा, ये सारे क्वेश्चन तो हमने पहले भी कवर करा रखे हैं। तो ये वो क्वेश्चन है। तो अगर क्वेश्चन बिल्कुल इजी नहीं पूछे जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछने वाले हैं। तो गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह विचार की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक नए तरह के जन आंदोलन द्वारा वहाँ की नस्ल भेदी सरकार का सफलतापूर्वक सामना किया। उन्होंने अपनी इस नई नीति को सत्याग्रह का नाम दिया। इसके अनुसार यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो दमनकारी से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रह बदले की भावना या हिंसा का सहारा लिए बिना ही अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं और गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह मार्ग सभी भारतीयों को एकता की सूत्र में बांध सकता है। इसी प्रकार से 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाई और इसके बाद उनमें से किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखते हुए ये दर्शाई कि वे आंदोलन में शामिल क्यों हुए। तो 1921 में जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें किस सामाजिक समूह ने भाग लिया। तो यहाँ से किसी भी एक सामाजिक समूह से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, चाहे वो आपका अवध के किसान हो। तो अवध के किसान से भी क्वेश्चन पूछा जाता था कि 1921 के असहयोग आंदोलन में अवध के किसानों की भूमिका कैसी रही। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको आपको क्या करना है, कवर कर लेना है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। इसके अलावा इस वीडियो का जो PDF है उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया उसे जाकर वहाँ पे कवर कर लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ये चीज़ें कवर करने के बाद फिर आपको बागान मजदूर की क्या स्थिति थी, यानी बागान मजदूरों का क्या योगदान था। तो जो असम में बागान मजदूरों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ था कि वे स्वतंत्र रूप से बागानों से आ जा सकते हैं और इसके अतिरिक्त वे अपने गाँव से संपर्क रख पाएंगे। बागानी मजदूरों को 1859 ईस्वी के इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के अंतर्गत जो है बागानों से बिना अनुमति के बाहर जाने की मनाही थी। अतः उन्होंने असहयोग आंदोलन में शामिल होने का निर्णय कर लिया और वे अपने अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने लगे। वे बागानों को छोड़कर अपने अपने गाँव की ओर चल दिए और उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब गांधी राज आ रहा है और सभी को गाँव में ज़मीन मिल जाएगी, परंतु उनकी आशाएँ पूरी ना हो पाई, ठीक है।
इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 है कि असहयोग आंदोलन किस प्रकार शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ शहरों में शुरू हुआ और आर्थिक मोर्चे पर इसके क्या प्रभाव रहे, इसकी व्याख्या कीजिए। तो असहयोग आंदोलन शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ शहरों में शुरू हुआ, इसके क्या प्रभाव रहे, तो ये चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। महंगा कपड़ा। भारत में तैयार खादी का कपड़ा मिलों में बड़े पैमाने पर बनने वाले कपड़े की तुलना में बहुत महंगा था और भारत की अधिकांश जनता गरीब थी और वह खादी का महंगा कपड़ा नहीं खरीद सकती थी। अतः विवश होकर उन्होंने धीरे धीरे सस्ते विदेशी कपड़े को जाना पड़ा। इसी प्रकार से वैकल्पिक संसाधनों का अभाव भी था। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले लोग थे विद्यार्थी, अध्यापक, वकील, और इन्होंने ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार किया। आंदोलन की सफलता के लिए वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना करना बहुत आवश्यक था ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। फिर मजदूरों में बेरोजगारी। विदेशी कपड़े के बहिष्कार से मिलों का उत्पादन कम हो गया और उनके अनेक भारतीय मजदूर बेरोजगार हो गए। उनके लिए रोजगार के वैकल्पिक साधन न होने के कारण असहयोग आंदोलन को गहरा झटका भी लगा। तो ये चीज़ क्या है, आंदोलन का नाटकीय प्रभाव। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान साथ साथ चलते हैं। आधुनिक युग से पहले के समय के अनुसार समय का उदाहरण देते हुए इस कथन को पुष्टि कीजिए। तो रेशम मार्ग से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है या इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके यहाँ से एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो एशिया महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप में किस प्रकार चीज़ हुई, तो एशिया महाद्वीप अगर हम बात करें तो रेशम मार्ग से चीनी पॉटरी और भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े एवं मसाले संसार के दूसरे भागों में भी पहुंचते थे। वापसी में सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया में पहुंचती थी। अमेरिका महाद्वीप आज से लगभग 500 साल पहले हमारे पास आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, शकरकंद ये खाद्य पदार्थ नहीं थे और ये खाद्य पदार्थ कोलंबस द्वारा अमेरिका खोज के बाद वहां से यहाँ पहुँचे। 1929 की महामंदी के संयुक्त राज्य अमेरिका पर पड़े प्रभाव की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन जो है 3 से 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1929 के महामंदी पर अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये चीज़ें आपको पेपर के लिए कवर कर लेनी है। ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है मुद्रण संस्कृति ने भारत में महिलाओं के जीवन को किस प्रकार सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। तो मुद्रण संस्कृति ने भारत में महिलाओं के जीवन को किस प्रकार जो है सकारात्मक रूप से प्रभावित किया। तो देखिए, पहला, महिलाओं के जीवन और उनकी भावनाएं बड़ी साफगोई और महानता से अब लिखी जाने लगी थी क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका था। मध्यम वर्ग को महिलाओं के पढ़ने में वृद्धि हुई। जिन महिलाओं को पहले पढ़ने से रोका जाता था, स्कूल जाने से रोका जाता, वो किताबें खरीद कर आसानी से पढ़ सकती थी। महिलाओं को घर में और स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा। पत्रिकाओं में लेखिकाओं ने लिखना शुरू कर दिया और नारी शिक्षा पर जोर दिया जा गया। अनेक परंपरावादी हिंदू ये मानते थे कि शिक्षित कन्याएं विधवा हो जाती है और इसी प्रकार कुछ दकियानूसी मुसलमानों का यह विचार था कि उर्दू के रूमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएंगी। कभी कभार विद्रोही औरतों ने इन प्रतिबंधों को मानने से इनकार भी कर दिया। उदाहरण के लिए पूर्वी बंगाल में रूढ़िवादी परिवार में विवाहित राज सुंदरी देवी ने रसोई में छिप छिप कर पढ़ाई की और बाद में अमार जीवन नामक आत्मकथा भी लिखी। यहाँ से क्वेश्चन नंबर भी हो सकता है। कैलाश बासनी देवी की बात करें, कैलाश बासनी देवी जैसी महिलाओं ने 1860 के दशक में, याद रखिएगा, कैलाश बासनी देवी 1860 के दशक में से महिलाओं के अनुभव पर लिखकर उनकी दयनीय दशा पर प्रकाश डाला। इसी प्रकार से ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई ने उच्च जातियों की स्त्रियों की दयनीय दशा के बारे में लिखा। यहाँ से MCQ टाइप में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको कवर कर लेने की जो है प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने महिलाओं के जीवन में क्या प्रभाव डाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट डू है, क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, कवर कर लेनी पंजाब मतलब 5 नंबर के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अगला है कि यूरोप में किस प्रकार मौखिक और मुद्रित संस्कृतियों के मध्य संबंध स्थापित हुए। तो कैसे संबंध स्थापित हुए। पहला, छपाई से पुस्तकें सस्ती हो गई। पुस्तकों के उत्पादन में वक्त और श्रम की कमी आने के परिणाम स्वरूप पुस्तकें बड़ी संख्या में छपने लगी। पुस्तकों की संख्या में वृद्धि से पाठक वर्ग की संख्या में वृद्धि हुई और संस्कृति और मुद्रित संस्कृति में संबंध निम्नलिखित कारणों से हुआ। तो मौखिक, अनपढ़ व्यक्ति भी बोलकर पढ़कर सुनकर आनंद उठा सकते थे। लोक कथा छपनी शुरू कर दी। ऐसी किताबें तस्वीरों से सजाई जाती थी। ऐसी पुस्तकों को सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी शराब घरों में गाया सुनाया जाता था और इस तरह मौखिक और मुद्रित संस्कृतियाँ एक दूसरे से में घुल मिल गई।
भारत के विभिन्न राज्यों में भूमि निम्नीकरण के कारणों को लेकर कीजिए। तो भूमि निम्नीकरण के क्या कारण हैं, या राज्यों में भूमि निम्नीकरण के क्या कारण हैं, भारत के किस राज्य में किस प्रकार के भूमि निम्नीकरण ज़्यादा पाया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो इसे जरूर कवर करना है, मस्ट डू क्वेश्चन है ये, ठीक है, मस्ट डू क्वेश्चन है। पहला है खनन, दूसरा अति पशुचारण। तो अति पशुचारण से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में क्या होता है, भूमि निम्नीकरण हुआ है। इसी प्रकार अधिक सिंचाई क्या है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से भूमि निम्नीकरण भी हुआ है। खनिज प्रक्रियाएं जो है, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने, खड़िया, मृदा और सिलखड़ी के प्रयोग से वायु प्रदूषण होता है। औद्योगिक जल निकास उपाय कैसे निम्नीकरण को रोका कैसे जा सकता है, वनारोपण और चारागाहों को उचित प्रबंध करना, पेड़ों की रक्षक मेखला बनाकर, पशुचारण को नियंत्रण कर कर, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर, बंजर भूमि की उचित प्रबंधन, जलोढ़ मिट्टी की अगर हम बात करें, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी में एक क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी क्या है, ये भारत के लगभग 40% क्षेत्र में पाई जाती है। ये मिट्टी उछले मैदान, राजस्थान, गुजरात और दक्षिण के तटीय मैदानों में समान रूप से मिलती है। इसमें रेत, गाद और मृतिका मिली होती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक है प्राचीन जलोढ़क और दूसरी नवीन जलोढ़क। प्राचीन जलोढ़क जैसे हम कहते हैं, प्राचीन जलोढ़क को क्या कहता है, खादर, प्राचीन जलोढ़क के बांगर, और नवीन जलोढ़क को जो खादर कहा जाता है उसे। तो ये चीज़ आपको कवर करना है। इसमें फास्फोरस, अम्ल और चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में होता है, परंतु इसमें नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी होती है। काली अथवा रेगीर मिट्टी, इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ये कपास के लिए बहुत लाभदायक है और इस कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगर है और ये मिट्टी दक्कन ट्रैप प्रदेश की प्रमुख मिट्टी है। मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और मालवा और मध्य प्रदेश के पठारी भागों में पाई जाती है और इसके दक्षिण में गोदावरी और कृष्णा नदियों घाटी में भी मिलती है। ये काली मिट्टी का अगर हम बात कर सकते हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास और चूना इसके प्रमुख पोषक तत्व हैं। इस मिट्टी में फास्फोरिक तत्वों की कमी होती है। तो काली मिट्टी होगी, रेगुलर मिट्टी हो गई, जलोढ़ मिट्टी हो गई, लेटराइट मिट्टी होगी, इसमें से एक मिट्टी आपके पेपर में डेफिनेटली आएगी, तो इसे जरूर कवर करना, मस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चिपको आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन का क्या महत्व है, तो चिपको आंदोलन या बीज बचाओ आंदोलन का क्या महत्व है ये आपको कवर करके चलना है। इसी प्रकार से अगला है वह है संयुक्त वन प्रबंधन, यानी JFM पर एक टिप्पणी लिखी है। तो संयुक्त वन प्रबंधन क्या है और ये कहाँ से शुरू किया गया, तो संयुक्त वन प्रबंधन की शुरुआत 1988 में उड़ीसा के गांव से होती है। तो ये चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो इन्हें आपको कवर करके एग्जाम के लिए चलना है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 है कि जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। तो जल दुर्लभता अगर हम बात करें तो जल दुर्लभता अथवा जल अभाव से अभिप्राय आवश्यकता के अनुसार जल की प्राप्ति ना हो पाने से है। तो इसके कारण क्या है, तो जल दुर्लभता का जो सबसे बड़ा कारण वो है वर्षा की कमी, दूसरा है अधिक जनसंख्या, तीसरा है जल का अधिक शोषण, पांचवा है जल का प्रदूषण, छठा है बाढ़ें। तो ये क्या जल दुर्लभता के कारण माने जाते हैं। भारत सरकार ने कृषि के लिए संस्थागत और प्रौद्योगिकी सुधार किए हैं, वो कौन कौन से हैं, तो अगर हम प्रौद्योगिकी सुधार की बात करें तो क्या है, तकनीकी सुधार जिसे कहा जाता है। तो रहड़ का स्थान जल पंप ने ले लिया और हल का स्थान मशीनरी जो है टिल्लर ने ले लिया। इस प्रकार अब हैरो ट्रैक्टर चालित हो गई है। अब अधिकतर सामान बैलगाड़ी बजाय ट्रकों द्वारा ढोया जाने लगा है। पक्की सड़कें, परिवहन के तीव्र साधनों के आरंभ से किसानों को बहुत अधिक लाभ पहुंचा है। सिंचाई की नई विधियों का प्रचलन हुआ है, इसमें ड्रिप सिंचाई और छिड़काव सिंचाई प्रमुख है। भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग बढ़ गया है। अब उर्वरकों के साथ साथ जैव खादों का प्रयोग भी किया जाने लगा है। तो क्या ये प्रौद्योगिकी यानी तकनीकी सुधार हैं। अब बात करते हैं संस्थागत सुधार क्या क्या किए गए हैं। तो जमींदारी और प्रथा समाप्त कर दी गई है। फलस्वरूप कृषक भूमि के स्वामी बन गए हैं। चकबंदी द्वारा दूर दूर बिखरे खेतों को बड़ी जोतों में बदल दिया गया एक स्थान पर। सहकारिता आंदोलन को प्रोत्साहन दिया गया है ताकि किसान मिलजुल कर अपनी ऋण एवं उपज की बिक्री संबंधी समस्याओं को स्वयं ही हल कर सके। प्रत्येक जिले में मार्गदर्शक बैंक खोले गए हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक भी किसानों को अपेक्षाकृत आसान शर्तों पर ऋण देते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम, केंद्रीय भंडार निगम, भारतीय खाद्यान्न निगम,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि प्रदर्शन फार्मों, डेयरी विकास बोर्ड और ऐसे अन्य संस्थाओं की स्थापना से कृषि विकास की दर एकाएक बढ़ गई है। तो ये सारी चीज़ें संस्थागत सुधार हैं। प्रौद्योगिकी और संस्थागत एक साथ भी पूछ सकता है या दोनों को अलग अलग भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये चीज़ें आपको पहले से कवर करके चलनी है। ठीक है, ये सभी क्या है, संस्थागत सुधार हैं जो भारत सरकार द्वारा किया गया है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि तो ये क्या है, ये कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर की जाती है। इसमें प्राचीन कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इन यंत्रों में लकड़ी का हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ियाँ शामिल हैं। इस प्रकार की कृषि परिवार के समुदाय के लोग मिलकर करते हैं। ये कृषि मानसून, मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य अनुकूल परिस्थितियों पर निर्भर करती है और इसे कर्तन दहन प्रणाली यानी स्लैश एंड बर्न कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण यह है कि किसान भूमि के छोटे से छोटे टुकड़ों को साफ करके अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ उगाते हैं। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान खेती का स्थान बदल लेते हैं और वे किसी अन्य स्थान पर भूमि के टुकड़ों को साफ करके वहां खेती करने लगते हैं। इस प्रकार कृषि में भूमि की उत्पादकता कम होती है क्योंकि किसान खादों, उर्वरकों और कृषि के आधुनिक तरीके का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये जब क्या है, इसे अलग अलग नामों में जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें असम, मेघालय, मिजोरम में इसे झूम खेती कहते हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले, अंडमान निकोबार में इसे कृषि दीपा कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार से गहन जीव की कृषि क्या है, तो ये कृषि सीमित भूमि पर अधिक श्रम और अधिक पूंजी लगा की जाती है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। इस कृषि में रासायनिक उर्वरक, अच्छे बीज, अच्छी सिंचाई और कुशल श्रमिकों की भी आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार की कृषि में प्रति एकड़ उपज अधिक होती है और इस प्रकार की कृषि में वर्ष में 2 या अधिक फसलें अदल बदल कर बोई जाती हैं। ये गहन जीव की कृषि है। इसी प्रकार से वाणिज्यिक कृषि की बात करें तो इस कृषि की मुख्य विशेषता आधुनिक तकनीकी का प्रयोग। इसमें अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक खादों, कीटनाशकों और कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। दूसरा कि फसलों का विभिन्न क्षेत्रों में अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए पंजाब, हरियाणा में चावल एक व्यापारी फसल है परंतु उड़ीसा में इसे जीविका के लिए उगाया जाता है। तो व्यापारी फसल। रोपड़ कृषि, जैसे रोपड़ कृषि की अगर हम बात करें, बागानी कृषि, इसमें रोपड़ कृषि क्या क्या, चाय, कॉफ़ी, कहवा, रबड़, ये सब क्या है, गन्ना, ये सब रोपड़ कृषि में आती हैं। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, किन्हीं 2 भौगोलिक दशाओं की व्याख्या करें। तो जूट जो है, जूट को सुनहरा रेशा अथवा सुनहरी रेशम के नाम से भी जाना जाता है। इसके उत्पादन की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जूट को बढ़ते समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसे धोने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए। जूट के लिए अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी, अच्छे जल निकास, ठीक है, अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी उत्तम होती है। इसलिए ये बाढ़ के मैदानों में अच्छी तरह पनपती है। इसका उपयोग बोरियां, चटाइयाँ, रस्सियाँ, सुतली, दरियों और विभिन्न शो पीस बनाने में किया जाता है। उत्पादक राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और मेघालय हैं। इसी प्रकार से चावल, गेहूं और गन्ना, इनमें से आपको एक एक क्वेश्चन कवर कर लेना है इनकी भौगोलिक परिस्थिति, उत्पादकता के बारे में। ठीक है, भारत में बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन कौन सा है, तो भारत में बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन कोयला है। क्या है, कोयला। इसका प्रयोग ऊर्जा उत्पादन और उद्योगों और घरेलू आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्यतः कोयले पर ही निर्भर है। तो कोयले का निर्माण व प्रकार, तो कोयले का निर्माण जो है पादप पदार्थों के भूगर्भ में लाखों वर्षों तक संपीड़न होने से होता है। विशेषताएं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पीट कोयले की बात करें तो पीट कम कार्बन, नमी की जो उच्च मात्रा व निम्न ताप क्षमता होती है। ये दलदलों में क्षय होते पादपों से उत्पन्न होता है। फिर आपका लिग्नाइट, ये निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। फिर आपका है बिटुमिन, गहराई में दबा और ये अधिक तापमान में प्रभावित होता है और वाणिज्यिक प्रयोग के लिए। एंथ्रेसाइट, ये सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है। कोयले के चित्र यहाँ दिखाए गए हैं, तो यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% पेपर में पूछा जाएगा। खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, इनके संरक्षण के कोई 3 उपायों का वर्णन कीजिए। पहला, खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा।
निम्न कोटि के अयस्कों को कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का सतत विकास करते रहना होगा। धातुओं का पुनर्चक्रण, हमें भी खनिजों के संरक्षण में योगदान देने की आवश्यकता है, जैसे निजी वाहन के स्थान पर सरकारी वाहन का प्रयोग करना। पेट्रोलियम के महत्व का वर्णन कीजिए, बाद में निम्न यह किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो पेट्रोलियम का क्या महत्व है और भारत में ये किस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको कवर करके चलनी एग्जाम के लिए। इसी प्रकार से भारत में एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग का वर्णन कीजिए। तो भारत में एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ये कि एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग को जो है आपको इसका वर्णन करना है। तो भारत में एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला और अन्य धातुओं के मिश्रण से कठोर बनाना संभव होता है। इसका प्रयोग हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तैयार तथा तार बनाने में होता है। देश में 8 एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में है। तो इसी इन प्रगलनों में बॉक्साइट को कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना कि एल्युमिनियम उद्योग में किस चीज़ को कच्चे माल के तौर पर उपयोग किया जाता तो है बॉक्साइट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कवर करनी है। किसी देश की आर्थिक शक्ति उसके औद्योगिक विकास द्वारा मापी जाती है। इस कथन को जो है स्पष्ट कीजिए। तो बिल्कुल यह कथन सत्य है कि एक देश की आर्थिक शक्ति उसके औद्योगिक विकास से ही मापी जाती है। तो ये चीज़ें आपको कवर करके चलनी एग्जाम के लिए। 5 नंबर में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, 3 में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है। कैसे? तो भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है और कृषि पर आधारित उद्योग जैसे वस्त्र उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है। उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर हैं। इस प्रकार विनिर्माण उद्योग के विकास और स्पर्धा ने से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं और इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी तरीके क्या है? पहला है क्षैतिज वितरण। तो सत्ता के साझेदारी क्षैतिज वितरण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण में से एक या दोनों में अंतर आपसे पूछ सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सत्ता के क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण में डिफरेंस। तो क्षैतिज वितरण की अगर हम बात करें, इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। विधायिका जो है कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका दंड देती है। इसी प्रकार से तीनों अंग नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था का पालन करते हुए दूसरे पर अंकुश लगाते हैं। दूसरा है आपका है ऊर्ध्वाधर वितरण। दूसरा क्या है? ऊर्ध्वाधर। इसमें केंद्रीय या राष्ट्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के मध्य शक्तियों बंटवारा होता है। जैसे भारत में है तो स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। सामाजिक समूह, भाषा और धार्मिक में सत्ता बंटवारा। विभिन्न समाज समूहों को आरक्षण देकर उनको सत्ता का भागीदारी बनाया जा सकता है। ये चीज़ें हैं तो सत्ता की साझेदारी के अलग अलग रूप। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का वर्णन कीजिए, इसके क्या परिणाम हुए। तो बेल्जियम वाले चैप्टर से सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, बेल्जियम में किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी की गई, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का वर्णन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो इसे आपको कवर करके चलना है पेपर के लिए। इसी प्रकार से है अगला सवाल है शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है। तो शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में अंतर अगर हम बात करें तो यहाँ से हम कवर कर सकते हैं। तो संघीय व्यवस्था का स्वरूप क्या होता है? सबसे पहले संघीय व्यवस्था की बात करें तो इसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्र उसकी इकाइयों में विभाजित होती है, क्योंकि इसमें 2 या 3 स्तर की सरकारें होती हैं। जैसे भारत में शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में किया गया है। दूसरा, विभिन्न सरकारों के अधीन के सरकारों का अधिकार क्षेत्र की व्याख्या संविधान में की जाती है, अतः संविधान का लिखित होना आवश्यक होता है। जैसे भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और के संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। जैसे भारत में संघात्मक व्यवस्था में विभिन्न सरकारों के राजस्व के स्रोत अलग अलग निर्धारित होते हैं।
और संघात्मक सरकार में संविधान की व्याख्या करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायालय होता है। जैसे भारत में सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के विवादों को हल करता है। एकात्मक व्यवस्था के स्वरूप की बात करें, इसकी विशेषता क्या है, तो सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय सरकार के पास रहती है। प्रांतीय राज्य सरकारें केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार कार्य करती है। जैसे इंग्लैंड में एकात्मक सरकार है। समस्त शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के पास होती हैं, अतः संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है। जैसे इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। एकात्मक व्यवस्था में संविधान में संशोधन और एक साधारण कानून की प्रक्रिया के तहत केंद्रीय सरकार कर सकती है, जैसे इंग्लैंड में। और प्रांतीय सरकारों का अलग से राजस्व का स्रोत नहीं होता है, वे केंद्रीय सरकार पर निर्भर करती हैं। तो ये एकात्मक सरकार के गुण होते हैं। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वह साथ आकर संघ बनाना यानी कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो साथ आकर संघ बनाने अगर हम बात करें तो जिसमें स्वतंत्र राज्य अपनी इच्छा से एक दूसरे के नज़दीक आते हैं ताकि बड़े संघ का निर्माण कर सके। जैसे अमेरिका, तो अमेरिका क्या है, ऑस्ट्रिया और अमेरिका, ये किस बेस पर रहते हैं, साथ आकर संघ बनाना यानी कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसी प्रकार से आपका है साथ लेकर संघ बनाना यानी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, एग्जाम्पल भारत। और इस प्रकार के संघ में साधारणतः शक्तियाँ संघ और उसको बनाने वाले हिस्सों में बटी हुई होती हैं, परंतु राज्य सरकारों की अपेक्षा केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। कुछ हिस्सों को विशेष शक्तियाँ भी दी जाती हैं। भारत, बेल्जियम, स्पेन इस प्रकार के संघ के उदाहरण हैं। संघीय व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए, उसकी विशेषता वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको और चलना है। तो पहला, विभिन्न स्तर पर सरकारें, अलग अलग अधिकार क्षेत्र होते हैं सभी के। लिखित संविधान होता है, संविधान में संशोधन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राजस्व के स्रोत। किस प्रकार भारतीय संघ में केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियाँ विभाजित की गई हैं, तो वह है संघ सूची, जिस पर कानून केवल संघ सरकार बना सकती है। फिर आपका राज्य सूची, जिस पर कानून बनाने के लिए राज्य सरकार के पास होता है। समवर्ती सूची, इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन मतभेद होने पर केंद्र कानून को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। फिर आपके अवशिष्ट जो है अधिकार, कुछ जो है विषय आज़ादी से के समय शामिल नहीं थे, बाद में उनको शामिल किया, तो सारे इस पर कानून बनाने के अधिकार जो है अवशिष्ट शक्तियों पर केंद्र सरकार के पास होता है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता के कारण बताइए और स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार भाषाई राज्य की स्थापना से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। तो ये चीज़ें आपको कवर कर लेनी। यहाँ से भाषा से संबंधित, जो भाषा से संबंधित जो हमारी नीति है, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को आपको कवर करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको कवर करना है। जो भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिया है वो क्वेश्चन बहुत ही प्रयासों के माध्यम से हमने तैयार किया है, तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली 100% पेपर में बनेंगे ही बनेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, इन क्वेश्चंस को कवर करके आपको चलना है एग्ज़ाम के लिए। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अगले क्वेश्चंस की, तो ये अगला क्वेश्चन हमारा आधुनिक भारत की परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके कारण जाति प्रथा में परिवर्तन आया है। तो आधुनिक भारत की वो परिस्थितियाँ जिसकी वजह से जाति प्रथा में परिवर्तन आया है। तो पहला है समाज सुधारकों का प्रयत्न। जो समाज सुधारक है ज्योतिबा फुले, है ना, जैसे ज्योतिबा फुले हैं, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पेरियार, स्वामी नायकर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव को से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। आर्थिक विकास, ये भी बहुत बड़ा कारण है। स्वतंत्रता के पश्चात देश का आर्थिक विकास हुआ और औद्योगिक विकास, साथ हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जो है देश के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों और दूध दही की उपलब्धता बढ़ी। साक्षरता में वृद्धि, तो स्वतंत्रता के पश्चात साक्षरता के क्षेत्र में वृद्धि होने से लोगों की मानसिकता में भी परिवर्तन आया। व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, शहरीकरण में वृद्धि होने से लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आया। संविधान के अनुसार जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है, परंतु व्यवहार में अभी भी छुआछूत है। तो ये चीज़ें जो है जिससे भारत में जाति प्रथा को समाप्त किया गया है। राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्यों का विश्लेषण कीजिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से 5 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं। पहला है राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। दूसरा, नीतियों और कार्यक्रमों को सामने लाना। इसी प्रकार से तीसरा क्या है, कानूनों का निर्माण करना और विपक्ष का भी निर्माण करना। राजनीतिक दल के कार्य है सरकार बनाना, सरकार को चलाना। लोकतंत्र में विपक्षी दलों की क्या भूमिका है,
तो विरोधी दल के रूप में राजनीतिक दल जो है लोकतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो दल चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते वे शासक दल की बजाय विरोधी दल की भूमिका निभाते हैं और ये सरकार के कई मुद्दों पर आलोचना करते हैं और जनता की समस्याओं को सामने लाते हैं। अगर सरकार किसी मुद्दे पर नाकाम हो जाए अथवा किसी ऐसी नीति का निर्माण कर दे जो कि जनता के लिए ठीक नहीं है, तो ये विरोधी दल उन गलत नीतियों को जनता के सामने लाते हैं ताकि सरकार के विरुद्ध जनमत तैयार किया जाए। तो ये सब क्या है, विपक्षी दल की भूमिका। लोकतांत्रिक सरकार किस प्रकार वैध और उत्तरदायी सरकार की स्थापना करती है और लोकतंत्र की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। विशेषताएं: जनता के लिए हित, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, समानता का सिद्धांत और बहुमत का शासन। ये क्या लोकतंत्र की विशेषता है। इसी प्रकार से अगर बात करें लोकतंत्र की कमियों से भी पूछा जा सकता है। विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है। तो विश्व बैंक वर्गीकरण करने के लिए जो है प्रति व्यक्ति आय मापदंड का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति आय मापदंड का इस्तेमाल करता है। और हालांकि प्रति व्यक्ति आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि आय लोगों में किस तरह विस्तृत है। 2 देशों की प्रति व्यक्ति आय समान होने पर भी एक दूसरे देश से अच्छा हो सकता है और इससे देश के आर्थिक विकास का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2013 में प्रति व्यक्ति आय $12,736 प्रतिवर्ष से उससे अधिक है उससे समृद्ध, और देश की जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1,045 प्रतिवर्ष है उससे कम, और उन्हें निम्न आय वाले देश कहा गया है जो इससे कम कमाते हैं। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। तो ये है शैक्षिक। ये क्या कहते हैं, यूएनडीपी के मापदंड में प्रति व्यक्ति आय के अतिरिक्त जो है शैक्षिक भी होता है, स्वास्थ्य स्तर भी होते हैं, क्योंकि विश्व बैंक के मापदंड से अधिक बेहतर है। और यूएनडीपी के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े मकाम आज के साथ काफ़ी व्यापक स्तर पर विकास के मापने के इस्तेमाल किया जाने लगा है। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट इन्हीं मापदंडों के आधार पर तैयार की जाती है। अगला है कि तृतीयक क्षेत्रक किस प्रकार प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों के विकास में सहायता करता है। तो ये चीज़ें क्वेश्चन यहाँ से आपको से पूछी जाएंगी। इन सभी क्षेत्रों को आपको कवर करके चलना है एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसी प्रकार से भारत में तृतीयक क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण होता जा रहा है, कोई 3 कारण बताइए। तो तृतीयक क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके कारण क्या है। किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय और रक्षा, नगर निगम, बैंक, बीमा कंपनी, परिवहन इत्यादि की आवश्यकता होती है। ये आवश्यकता तृतीय क्षेत्र के बढ़ते हुए महत्व का कारण है। कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार और भंडारण जैसी सेवाओं का विकास के इसका महत्व बढ़ा है। आय में वृद्धि ने भी तृतीय क्षेत्र विकास किया है। इसी प्रकार से भारत में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व के 4 कारण थे। तो भारत में तृतीय क्षेत्र का क्या महत्व है, ठीक है। तो महत्व बुनियादी सेवाओं में विस्तार, कृषि व उद्योग का विकास, आय में वृद्धि और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास। इसी प्रकार से संगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र क्या है, इसकी क्या विशेषता है, असंगठित क्षेत्र क्या है, इसकी क्या विशेषता है। इस प्रकार के जो है सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। संगठित या असंगठित, सार्वजनिक या निजी, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे आपके पेपर में। तो संगठित क्षेत्र से आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, और जब संगठित क्षेत्र हो जाए तो फिर आपको एक और क्षेत्र कवर करना, उसका नाम है असंगठित क्षेत्र। तो असंगठित क्षेत्र क्या होता है, तो यहाँ से सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ आपको कवर करके चलनी है। इसी प्रकार से सार्वजनिक क्षेत्र क्या है और निजी क्षेत्र क्या है। तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र ये सारे क्वेश्चंस हमने पहले भी कवर किए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको एग्ज़ाम के लिए ज़रूर कवर करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्लास। इसी प्रकार से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है आपका निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र क्या है, और इसके बाद निजी क्षेत्र के बाद जो है सार्वजनिक क्षेत्र से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चाहे वो संगठित हो, असंगठित हो, निजी हो, सार्वजनिक हो, ये चारों टॉपिक आपको कवर करके
एग्ज़ाम के लिए ज़रूर जाना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोन्नत करने में बुनियादी कंपनियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो वैश्वीकरण, ठीक है, क्या है और उसकी प्रक्रिया क्या है? ठीक है, तो ये आपको कवर करके चलनी है। वैश्वीकरण को संभव बनाने में सूचना और प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो वैश्वीकरण को संभव बनाने में सूचना और प्रौद्योगिकी का क्या योगदान रहा है, इसकी भूमिका का आपको वर्णन करना है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जैसे दूरसंचार, कंप्यूटर और इंटरनेट ने सारे विश्व को एक परिवार में परिवर्तित कर दिया है। अब टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन एवं फैक्स द्वारा तत्काल सब प्रकार की सूचनाएं विश्व में एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो इससे इसका सूचना प्रौद्योगिकी का वैश्वीकरण के विस्तार में प्रभाव क्या रहा है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रामीण साख या ऋणों की क्या समस्याएं हैं? तो ग्रामीण साख या ऋण की समस्या क्या? पहला, ऋणों की अपर्याप्त मात्रा यानी इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ लोन। दूसरा है आपका ऋण वापसी करने की अनिश्चित क्षमता, अनसर्टेन जो है कैपेसिटी ऑफ रिफंडिंग लोन। फिर है कृषि ऋणों की कम वसूली, लेस रिकवरी ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो ये बिल्कुल साफ है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, निर्धन किसानों को कम साख देना, अपर्याप्त संस्थागत साख सुविधाएं। औपचारिक स्रोत की अगर हम बात करें तो ग्रामीण साख के औपचारिक स्रोत बैंक और सहकारी समितियां हैं। औपचारिक स्रोत ऋण पर कम ब्याज लेते हैं और निम्न ब्याज दर होने से उधार लेने वाले की आय में अच्छा सुधार आता है। इन स्रोतों का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है। इसमें नियमों का अनुपालन होता है। फिर होता है आपका अनौपचारिक स्रोत। इसमें अनौपचारिक स्रोत की बात करें तो साहूकार, कर्मचारी, व्यापारी, सहकारी समिति और मित्रगण होते हैं। ये ऋण पर अत्यधिक ब्याज वसूल करते हैं। अधिक ब्याज की, ठीक है, अधिक ब्याज की दर होने से लोगों की आय नहीं बढ़ पाती तथा जीवन की स्थिति दयनीय बन जाती है और ये लोग ऋण जाल में फंसे जाते हैं। इनका संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। इनमें नियमों का पालन नहीं होता है। तो ये हमने टॉप 45 क्वेश्चन को यहाँ पर कवर कर लिया है और ये इससे क्वेश्चन से बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।